हेलो दोस्तों। आप सबने एक नाम जरूर सुना होगा, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब का, जो हमारे भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति भी रहे हैं। उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही थी। अगर आप अपने कर्तव्यों का पालन स्वच्छ दिल और स्वच्छ मन से करेंगे तो कोई भी व्यक्ति विशेष आपके अधिकारों का हनन नहीं करेगा। अर्थात उन्होंने व्यक्ति के कर्तव्यों पे जोर दी है। इवन आप में से जिन्होंने इतिहास पढ़ा होगा, आपने सम्राट अशोक के बारे में सुना होगा। सम्राट अशोक ने भी भारतीय इतिहास में कर्तव्य प्रधान समाज पर जोर दी थी। यानी कि अगर सरल शब्दों में कुल मिलाकर कहे तो कर्तव्यों का योगदान इस देश का प्राचीन काल से इतिहास में संबंध रहा है। और आज के हमारे संविधान के इस बहुमूल्य विषय में जो एक नया भाग, एक नया अध्याय है, वो है भाग 4 क। इट्स मीन पार्ट 4A। क्या है ये पार्ट 4A? जिसके लिए एक स्पेसिफिक आर्टिकल है, अनुच्छेद 51 क, आर्टिकल 51A। पहले थोड़ा सा हम इसका इतिहास जान लेते हैं, उसके बाद हम इनके और पहलुओं पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं ये बताऊं कि जब हमारा संविधान लिखा गया था, जब 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान अंगीकृत और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू किया गया, तो हमारे संविधान में मूल्य कर्तव्य का कोई उल्लेख, कोई प्रावधान नहीं था। अर्थात कर्तव्य की कोई व्यवस्था ही नहीं थी हमारे संविधान में। तो आखिर इसकी जरूरत क्यों आन पड़ी? आखिर 1976 के 42वें संविधान संशोधन से इसका क्या संबंध है? तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा एक डिस्कस करते हैं एक छोटे से पहलू पे। आप सब ने इंदिरा नेहरू गांधी के बारे में सुना होगा। इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राजनारायण का बड़ा ऐतिहासिक केस रहा है। आप अगर सिविल सेवा की तैयारी या अन्य किसी न्यायिक सेवा एवं अन्य सेवाओं की तैयारी कर रहे हैं तो इस केस के बारे में आपने सुना होगा। इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राजनारायण। ये बड़ा लैंडमार्क जजमेंट रहा है। इंदिरा गांधी जी के चुनाव को, उनके इलेक्शन को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया गया था। राजनारायण जी ने वाद दायर किया, कहा कि इंदिरा गांधी जी ने अपने इलेक्शन के लिए गलत तरीकों का प्रयोग किया है, और इलाहाबाद उच्च न्यायालय में वाद दायर किया। और न्यायपालिका ने देखा कि वाकई उन्होंने गलत तरीके का प्रयोग किया है चुनाव को जीतने के लिए, और उनके चुनाव की प्रक्रिया को रद्द कर दिया गया, या यूं कहें उनके कैंडिडेचर को कैंसिल कर दिया गया। तो 1975 का दौर भारत दो रूप से, विपदा के रूप से गुजर रहा था। एक तो राष्ट्रीय आपातकाल, पाकिस्तान का हमला, दूसरा 356 लगा करके राष्ट्रपति शासन का भी प्रावधान कर दिया गया कि लगा दो देश में। एक तो राष्ट्र आपातकाल, दूसरा राज्य आपातकाल, और जितने लोगों हैं उसको अरेस्ट कर लिया गया। अब इस 1975 के दौर में क्या हुआ? जितने लोग थे, लूट मार जहां जिसको देखो वो चल रहा है, या यूं कहें सरकारी संपत्ति का सबसे ज्यादा जो उसको लूटा गया, उसको बर्बाद किया गया, इसी 1975 में ही किया गया। तब इंदिरा नेहरू गांधी जी ने अपने प्रमुख सरदार स्वर्ण सिंह से एक बात कही थी कि स्वर्ण सिंह जी बताइए क्या करें, इस देश के नागरिक तो अपनी ही संपत्ति का नुकसान कर रहे हैं, क्या करना चाहिए हमें? तब सरदार स्वर्ण सिंह जी की कमेटी, याद रखिए सोना हमेशा खड़ा होता है, तो सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी, ये कमेटी बटी, ये हमेशा प्रीलिम्स में पूछा जाता है कि किस कमेटी के रिकमेंडेशन से मूल्य कर्तव्यों का प्रावधान भारतीय संविधान में जोड़ा गया। तो ये वो कमेटी है, सरदार स्वर्ण सिंह, सरदार स्वर्ण सिंह। इंदिरा नेहरू गांधी जी ने इनके वो एक जिम्मेदारी दी कि आप एक काम करिए, कुछ तो ऐसा ढूंढिए ताकि ये जो भारत के लोग हैं, नागरिक हैं,
जो इन संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, बस स्टैंड में तोड़फोड़, ट्रेन में आग जानी, ट्रेन की पटरियां उखाड़ देना, ये तो इनकी खुद की संपत्ति है। आप लोग भी ट्रेन में ट्रेवल करते होंगे तो लिखा होगा सरकारी संपत्ति आपकी खुद की संपत्ति है, इसको नुकसान ना पहुंचाए। तो आपके टैक्सेस से ही वो बना है और 1975 में आप उन्हीं सब चीजों को नुकसान पहुंचा रहे थे। तो सरदार स्वर्ण सिंह जी की जिम्मेदारी दी गई कि आप कुछ करिए। तब उन्होंने कहा कि मैडम हमारे देश में अधिकारों का तो प्रावधान है, जिसके लिए पार्ट 3 है, भाग 3 है, 12 से 35 का प्रावधान है। लेकिन हमारे देश में जो इतिहास हमने सीखा है और देखा है वो कर्तव्य प्रधान समाज का था। हमारे मूल संविधान में तो कर्तव्य की कोई व्यवस्था ही नहीं है। तो हमारे संविधान में जिस चीज की कमी है वो है कर्तव्य की, ड्यूटीज की। तो मैं ये चाहता हूं कि हमारे संविधान में कर्तव्य जैसी कोई व्यवस्था होनी चाहिए, जो अभी तक तो नहीं है। 1975 तक तो कर्तव्य की कोई व्यवस्था देखी ही नहीं गई। तो फिर क्या किया जाए? तब उस कमिटी का रिकमेंडेशन आता है फंडामेंटल ड्यूटीज को लेकर के। ये आइडियाज, जो फंडामेंटल ड्यूटीज का आइडिया है, वो यूएसएसआर के से अडॉप्ट किया गया, यूएसएसआर से अडॉप्ट किया गया फंडामेंटल ड्यूटीज का आइडिया। इंदिरा गांधी जी के पास वो ड्राफ्ट पहुंचता है, वो देखती हैं कि अरे इसमें तो टैक्स पे करना भी मैंडेटरी है, टैक्स पे नहीं करेंगे तो दिक्कत है, टैक्स पे करना ड्यूटी कर दिया गया। यहां तक कि अगर आप अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करते हैं, जैसे मूल अधिकार में है, अगर कोई व्यक्ति विशेष आपके मूल अधिकारों का हनन करता है तो आप अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 में, 32 में सुप्रीम कोर्ट और 226 में हाई कोर्ट चले जाते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति कर्तव्यों का पालन नहीं करता है तो उसके लिए भी न्यायपालिका का दरवाजा खटखटाया जाएगा। अब प्रावधान तो बड़ा अच्छा था मूल कर्तव्यों का, लेकिन विपदा और तकलीफ क्या थी कि राजनीतिज्ञ इस चीज से डर गए थे कि अगर इसको न्यायिक रूप से सक्रिय कर दिया जाए मूल कर्तव्यों को, तब तो कोई भी व्यक्ति कर्तव्यों के पालन ना करने पर न्यायपालिका पहुंच जाएगा। तो फिर क्या किया जाए? तो उन्होंने सरदार स्वर्ण सिंह की कमेटी के रिकमेंडेशन को तो मान लिया, कहा ठीक है हम सरदार स्वर्ण सिंह की कमेटी के रिकमेंडेशन को मानते हैं। पॉइंट नंबर 1, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। अब क्या हुआ? रिपोर्ट तो दे दी उन्होंने। अब कहा गया कि संविधान में जब यह प्रावधान है नहीं तो संशोधन करना होगा। तो 1976 में 42वां संविधान संशोधन किया गया, जिसमें यह प्रावधान दिया गया कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य की व्यवस्था होगी। इसके लिए उन्होंने क्या कहा कि हमें अलग से कोई अनुच्छेद बनाने की जरूरत नहीं है। मूल अधिकार का जैसे प्रावधान 12 से 35 में है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान 36 से 51 में है, और 52 से लेकर के 62 तक राष्ट्रपति और 63 से लेकर के आगे तक उपराष्ट्रपति का प्रावधान है। तो 51 में, अनुच्छेद 51 में क, यानी कि 51A, याद रखिए ये ए का मतलब है एक नया पार्ट आया है, एक नया प्रोविजन ऐड हो गया है उस आर्टिकल में, और एक नया भाग 4 क पार्ट 4A ऐड कर दिया गया, और 10 मूल कर्तव्य जोड़ दिए गए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी, जिन मूल कर्तव्यों को रिकमेंडेशन सरदार स्वर्ण सिंह ने दिया था, जैसे टैक्स पे करना, करों का जो दिया जाना है, अब टैक्स पे करते वो मैंडेटरी था। अगर अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करेंगे तो आपको उसके लिए कानूनी रूप से प्रावधान किया जाएगा। इस चीज को भी नहीं स्वीकार किया गया। कुल मिलाकर आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे 11 मूल कर्तव्य जिस पे अभी चर्चा करेंगे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम मूल कर्तव्यों का प्रावधान अनुच्छेद 51 को भाग 4 क से देख लेते हैं।
संशोधन करके 1976 में 42वां संविधान संशोधन के थ्रू हमने ये चीजें ऐड कर दी गई। इट इज नॉन जस्टिकेबल, नॉन जस्टिकेबल, इट्स मीन यू कैन नॉट मूव डायरेक्टली टू द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। यानी कि अगर किसी ने मूल कर्तव्यों का उल्लंघन किया तो आप न्यायपालिका का दरवाजा नहीं खटखटा सकते हैं। तो क्या थे वो मूल कर्तव्य? हमने कहा कि 10 जोड़े गए थे, 11वां बाद में देखेंगे कि 11वां क्या था। तो आप देख रहे होंगे कि टू अबाइड द कॉन्स्टिट्यूशन द रिस्पेक्ट, आप अपने राष्ट्रगान का सम्मान करें, आप अपने राष्ट्रगान का सम्मान करें, अपने जो राष्ट्र स्वतंत्रता संग्राम को लेकर के जो विचारधारा है उसका प्रसार करें, उसका प्रचार करें, देश की एकता और अखंडता, टू होल्ड द प्रोटेक्ट एंड द सॉवरेनिटी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखें, अपने राष्ट्र के लिए हमेशा तत्पर रहें। इस तरीके से आप देख रहे हैं हमारे पास टोटल 10 यहां तक, मैंने कहा कि कुल 11 मूल कर्तव्य हैं, लेकिन हम अभी 10 तक पढ़ेंगे कि उस 10 तक में क्या है। 11वां क्यों? क्योंकि इसके लिए अलग से संशोधन किया गया है 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002, 46वां संविधान संशोधन 2002, जिसके द्वारा शिक्षा के अधिकार के संदर्भ में कर्तव्य का प्रावधान जोड़ा गया है। चलिए इसको थोड़ा मैं बोर्ड क्लीन कर लूं, उसके बाद इसको देखते हैं डिटेल में। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि आपके सामने जितने कर्तव्य दिए गए हैं, ये हर एक व्यक्ति विशेष का, आपके पास सूची होगी, बुक लिस्ट होगी, जिसमें आप 10 कर्तव्य देख रहे होंगे। फिर जाकर के 2002 में एक संशोधन होता है 86, 46वां संविधान संशोधन। इसके द्वारा न्यायपालिका के सामने एक सवाल उठा, क्या शिक्षा का अधिकार भी मूल अधिकार होगा? तो न्यायपालिका ने कहा हां, अंडर आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ जिसको कहते हैं, उसमें राइट टू एजुकेशन भी एक पार्ट है, एक महत्वपूर्ण है। और 21A में राइट टू एजुकेशन इज अ फंडामेंटल राइट जोड़ दिया गया। जब 21A 2002 में ऐड हुआ था, 2002 में शिक्षा के अधिकार को जोड़ा गया था, तो अनुच्छेद 45 आर्टिकल 45 इसको ऐड किया गया। इसके शब्दों को थोड़ा संशोधित किया गया, और उसी के साथ साथ अनुच्छेद 51A जो हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज है, उसमें एक प्रोविजन के ऐड किया गया। ये के 11वां मूल कर्तव्य है हमारे संविधान का, टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड और वार्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 and 14, यानी कि 6 से 14 उम्र तक के बच्चों के लिए जो प्रावधान शिक्षा के रूप में मूल अधिकार में अनुच्छेद 21A में दिया गया है, 21A में दिया गया है, वही 11वां मूल कर्तव्य भी जोड़ दिया गया 6 से 14 साल के बच्चों के लिए। और यहां से एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल उठ करके आता है कि क्या ये मूल कर्तव्य न्यायिक दृष्टिकोण से सक्रिय हैं, या कोई ऐसी न्यायिक विचारधारा है जिसके द्वारा न्यायपालिका ने कोई ऐसा निर्णय दिया हो? तो मैं आपको एक केस का नाम बताऊं, श्याम नारायण चौकसी बनाम भारत संघ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट केस है। मैंने क्या कहा, आपका ये कर्तव्य बनता है कायदे से, तो आप तो न्यायपालिका का दरवाजा नहीं खटखटा सकते हैं कि भैया मेरे मूल कर्तव्यों का उल्लंघन हो गया है, मुझे कुछ रियायत दो। तो यहां पर न्यायपालिका ने, सर्वोच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने श्याम नारायण चौकसी के बाद में बनाम भारत संघ। अब मैंने क्या कहा, इस केस को ध्यान से देखिए, श्याम नारायण चौकसी बनाम भारत संघ। मैंने कहा कि नहीं, आप न्यायपालिका का दरवाजा नहीं खटखटा सकते, क्योंकि ये जो 11 मूल कर्तव्य हैं ये नॉन जस्टिकेबल हैं, अर्थात इसके उल्लंघन होने पर आप दरवाजा नहीं खटखटा सकते मूल अधिकार की तरह। इस बात में न्यायपालिका ने स्पष्ट शब्दों में कहा, अगर कहीं पर भी राष्ट्रगान
याद रखिए पहला क्या लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन टू रेस्पेक्ट द आइडियल्स एंड द इंस्टीट्यूशन द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। अब यहां पे सवाल आता है नेशनल एंथम का। तो श्याम नारायण चौकसी बनाम भारत संघ के वाद में न्यायपालिका ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जहां कहीं भी राष्ट्रगान बजता है व्यक्ति विशेष को उसके सम्मान में खड़ा होना होगा। इससे देश के लिए कुछ करने की इच्छा शक्ति जाहिर होती है। जहां कहीं भी नेशनल एंथम बजता दिखेगा आपको उसके सम्मान में खड़ा होना होगा। यह कहा गया श्याम नारायण चौकसी बनाम भारत संघ के वाद में। उसी तरीके से आपको यहां पढ़ा होगा कि कैसे लिखा हुआ है 6 नंबर, द वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज एंड द कंट्री एंड कंपोजिट कल्चर। उसी तरीके से आप यहां पे देखेंगे 7 नंबर, टू प्रोटेक्ट द इंप्रूव द नेशनल एनवायरमेंट इंक्लूड द फॉरेस्ट लेक्स रिवर एज एक्स्ट्रा। अब यहां पे पर्यावरण संरक्षण की बात हो रही है। अब मैं आपको एक केस बताता हूं, बड़ा इंटरेस्टिंग केस है वो। उस केस का नाम है एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। एमसी मेहता बनाम भारत। अब देखिए इस वाद में क्या कहा गया, हमें पर्यावरण संरक्षण की ओर ध्यान देना है, यह हमारा मूल कर्तव्य है। अब एमसी मेहता साहब ने एक याचिका दायर करी सर्वोच्च न्यायालय में और सरकार से यह गुजारिश करी कि जितने भी शिक्षक संस्थान हैं, जितने भी शैक्षणिक संस्थान हैं, वहां पर 1 घंटा आपको पर्यावरण संरक्षण के संदर्भ में एक क्लास लगानी है, बच्चों को क्लास देनी है कि कैसे पर्यावरण का संरक्षण किया जा सकता है। इस प्रकार अलग तरीके से अलग अलग न्यायिक निर्णयों में मूल्य कर्तव्य को किसी न किसी तरीके से क्रियान्वित करने का, लागू करने का तरीका न्यायपालिका के द्वारा जोड़ा गया या प्रावधान किया गया। लेकिन एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है कि क्या मूल कर्तव्यों का उल्लंघन अगर हो रहा है तो लिखा हुआ है तो अब न्यायपालिका नहीं जा सकते प्रत्यक्ष रूप से। तो क्या मूल कर्तव्यों का क्रियान्वयन नहीं किया जा सकता, मूल कर्तव्यों को लागू नहीं किया जा सकता? यह तो नॉन जस्टिकेबल है। इसको लागू करवाने के लिए आप न्यायपालिका नहीं जा सकते। न्यायपालिका ने इसको सुरक्षित करने के लिए, चाहे वो श्याम नारायण चौकसी का वाद हो, चाहे वो एमसी मेहता का केस हो, कहीं ना कहीं इसको सुरक्षित करने की कोशिश की है, मूल कर्तव्यों को लागू करने की कोशिश की है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं, प्रीलिम्स में सवाल आएगा कि क्या मूल कर्तव्यों को कानूनी रूप से क्रियान्वित किया जा सकता है, सीधा आंसर है नहीं। लेकिन जब यही सवाल अगर मुख्य परीक्षा में पूछा जाए तो अब क्या कहेंगे, क्या मूल कर्तव्यों को कानूनी दृष्टिकोण से लागू किया जा सकता है? तो आप वहां पे कहेंगे कि प्रत्यक्ष दृष्टिकोण से तो नहीं, प्रत्यक्ष रूप से नहीं, परंतु अप्रत्यक्ष रूप से हां। तो ये क्या है, प्रत्यक्ष रूप से नहीं और अप्रत्यक्ष रूप से हां। तो डायरेक्टली आप मूल कर्तव्यों को न्यायपालिका के द्वारा लागू नहीं करवा सकते। ये सीधा सीधा संविधान के बैरक्ट में भी लिखा हुआ है, किसी भी किताब को पढ़ ले लिखा हुआ है। लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से कि हां का मतलब है, मान लीजिए नेशनल फ्लैग है, अगर फंडामेंटल ड्यूटीज का पॉइंट नंबर 1 पढ़ते हैं, नेशनल फ्लैग है। ऐसे तो नेशनल फ्लैग की आप रेस्पेक्ट सिर्फ 15 अगस्त और 26 जनवरी को करते दिखते हैं, उसके अगले दिन वो फ्लैग बहुत जगह रोड पे, सड़कों पे पड़ा हुआ मिलता है। तो फिर आप उसकी रेस्पेक्ट करते हैं? नहीं, आपके खिलाफ कोई केस भी नहीं चल सकता। तो यहां पे एक सवाल आता है फ्लैग कोड ऑफ कंडक्ट को लेकर के, जिसको कहते हैं झंडा संहिता। अगर आप अगर झंडा का आप डिसरेस्पेक्ट करते हुए दिखेंगे तो आपके खिलाफ वाद दायर किया जा सकता है, आपके खिलाफ कोई ना कोई दांडिक प्रावधान किया जा सकता है फ्लैग कोड ऑफ कंडक्ट के थ्रू। जब आप एनवायरमेंट के प्रोटेक्ट करने की बात आती है,
तो मूल कर्तव्यों के दृष्टिकोण से तो आप लागू नहीं करवा सकते, लेकिन सरकार ने इसको अप्रत्यक्ष रूप से लागू करने के लिए इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, अब जैसे मान लीजिए हमें अपने नेशनल मॉन्यूमेंट को प्रोटेक्ट करना है, उसको संरक्षित करना है, और आप आगरा के लाल किला पर या ताजमहल पे लिख के आ जाते हैं फलना बनाम फलना, अपना नाम अपने किसी XYZ के साथ लिख के आ जाते हो, दिल का शेप बना देते हैं, तो आपने कहीं ना कहीं उस नेशनल मॉन्यूमेंट का, स्मारक का अपमान किया है। तो आप तो लिख के आ गए फलना बनाम फलना और दिल का त्रिकोण बना दिया, आपके खिलाफ फिर वाद कैसे लाया जाए? तो वहां पे सरकार ने ऐसे तत्वों के लिए एक कानून बनाया है, क्या कहते हैं उसके, मॉन्यूमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, बड़े प्यार से वो कहते हैं मॉन्यूमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, यानी कि वो जो स्मारक है उसके संरक्षण के लिए कानून। अब आप वहां से अब बचेंगे, आप लिख के दिखाइए फलना बनाम फलना, मॉन्यूमेंट प्रोटेक्शन एक्ट में आप पे जुर्माना भी लगेगा और शायद आप पे जेल भी भेजा जाए। अब मार के दिखाइए किसी जानवर को, वहां पे इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वगैरह वगैरह तरीके से कानून बनाए गए हैं जिसके द्वारा उस स्मारक और उस हेरिटेज को प्रोटेक्ट किया जाए, उसको संरक्षण दिया जाए। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि मूल कर्तव्य जिसका कानूनी दृष्टिकोण से तो क्रियान्वयन आप न्यायपालिका के द्वारा नहीं करा सकते, लेकिन सरकार ने उसको क्रियान्वित कराने के लिए अलग अलग कानून बना करके अप्रत्यक्ष रूप से उसको लागू कर दिया है, ताकि इस देश के स्मारक, इस देश की भूमि सुरक्षित और संरक्षित रहे। और जैसा कि मैंने कहा था अपने वीडियो के पहले ही लाइन में कि हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी ने कहा था कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन अगर अच्छे से करे तो ये जरूरी नहीं कि किसी और के अधिकार की अवहेलना होगी, कर्तव्य ही अधिकारों को सुरक्षित करता है। और सबसे बड़ी सोचनीय बात यह है कि कर्तव्य ऐसी चीज का पर उल्लेख भारत के अलावे वर्तमान में सिर्फ जापान के संविधान में उल्लेख है। इसका मतलब जापान भारत के अलावे एक और ऐसा देश है जिसके संविधान में, यानी कि भारत के बाद जापान ही एक ऐसा देश है जिसके संविधान में मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है, अन्यथा किसी भी देश के संविधान में नहीं है। तो ये वीडियो आपको मूल कर्तव्य के PT और साथ ही साथ मुख्य परीक्षा को लेकर के एक पूरा का पूरा फंडामेंटल पोर्शन था, इसलिए इस टॉपिक का नाम ही है फंडामेंटल ड्यूटीज। तो मुझे उम्मीद होगी कि आप फंडामेंटल ड्यूटीज के कोर कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। तब तक के लिए आप हमें बाय बाय कह दें। धन्यवाद।